नमस्कार। तो आज हम आते हैं इस बुक के बायोकेमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के 4th चैप्टर पे, जो बेसिकली लेक्चर्स हैं जो सर चार्ल्स साइमंस ने दिए थे। तो एक पेनिट्रेटिंग असाइड्स में एक रिमार्क मिस्टर जैक्सन ने दिया था। द सेपरेशन इनटू स्ट्रक्चर, न्यूट्रिशन एंड फंक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम is artificial. It is merely a convenient device, just as the separation into the surface, weight and mass of a body is. बड़े ही लो वॉइस में दिया हुआ ये रिमार्क था और उनके मानना था कि नर्वस सिस्टम का ये जो सेपरेशन है वो सिर्फ एक मेयर डिविजन है, लेकिन नर्वस सिस्टम को एज अ होल ही कंसिडर किया जाना चाहिए। उसके बाद ये जो ट्रुथ है, ये एक्सपोनेंशियल्स जो है बाकी जो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे वो काफ़ी जल्दी भूल गए जब वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, क्योंकि कोई कुछ कंसिडर कर रहा था, कोई खाली माइलिन शीथ को कंसिडर कर रहा था, कोई एक्सन को कंसिडर कर रहा था, कोई एंजाइम को कंसिडर कर रहा था, पार्ट्स में कंसिडर कर रहे थे। तो इसी वजह से उनका कहने का अभिप्राय जो लगाया जा सकता है वो ये था कि नर्वस सिस्टम को या नर्व्स को एज अ होल कंसिडर करना चाहिए जब हम डीमाइलिनेटिंग डिजीज़ को स्टडी कर रहे हैं। तो अराउंड 1940s में जो जो चीज़ें पता थी नर्वस सिस्टम के बारे में वो हम क्विकली रिवाइंड कर लेते हैं। तब पता था कि स्ट्रक्चर ऑफ नर्व फाइबर जो CNS में होता है उसमें एक एक्सिस सिलेंडर है, माइलिन शीथ है, और माइलिन शीथ के अराउंड जो एक और शीथ बनी हुई है वो ओलिगोडेंड्रोग्लाया की है। नर्व सेल का जो फंक्शन उस वक्त माना जाता था वो है कंडक्शन एसोसिएटेड विद इंसुलेशन। विद रिगार्ड टू द न्यूट्रिशन ऑफ माइलिन शीथ, तब ये माना जाता था कि माइलिन शीथ जो एक कांस्टेंट स्टेट ऑफ टर्नओवर में रहती है, यानी वो डिग्रेड होके बनती रहती है। हालांकि ये प्रोसेस बाकी जो बॉडी की सेल्स हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा स्लो होता है। जो ये प्रोसेस है माइलिन शीथ की सिंथेसिस और डिसोल्यूशन का, इसमें माना गया था कि सर्टेन एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं। ऐसा कोई आर्ग्यूमेंट फॉर एंड अगेंस्ट ज़्यादा नहीं दिया गया, और एक जो स्ट्रक्चर दिया था वाइगर्ट पैलस्टेन ने एक स्ट्रक्चर जो दिया था उसमें माइलिन शीथ को रिवील किया गया था, और उसमें ये बताया गया था कि कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शंस ऑफ एंजाइम, कोएंजाइम एंड सबस्ट्रेट जो है होते हैं वहाँ पर नर्व्स के अराउंड या माइलिन शीथ के आसपास, जिनकी वजह से बायोकेमिकल अप्रोच मिलती है ये जानने के लिए कि डीमाइलिनेटिंग डिजीज़ का पैथोजेनेसिस क्या हो सकता है। तो सबसे पहली डीमाइलिनेटिंग डिजीज़ जो इस चैप्टर में इन द लेक्चर डिस्कस की गई है वो है डिसएमिनेटेड स्क्लेरोसिस, और इसके बारे में मैं जो भी जानकारी दूंगी इस वीडियो में वो बेसिकली 1940s के अराउंड जो भी लेक्चर्स दिए गए थे तब तक जो जानकारी थी वही मैं दूंगी। तो डिसएमिनेटेड स्क्लेरोसिस में सबसे पहले जो डिस्कशन हुआ था वो प्लेग का है, और प्लेग के बारे में ये माना गया था कि वो एक फाइनल स्टेज है जो नेकेड आई को दिखता है, ग्रे कलर का होता है या और ट्रांसल्यूसेंट स्कार होता है, और मेनली जो कंपोज होता है वो ग्लायल सेल्स से कंपोज होता है, ग्लायल एलिमेंट से कंपोज होता है, जो कि मेनली फिब्रिलरी होते हैं। माइलिन इन स्कार्स में नहीं मिलती, लेकिन नंबर ऑफ एक्सिस सिलेंडर्स, बहुत ही ज़्यादा एक्सिस सिलेंडर्स इसमें मिलते हैं। प्लेग की शेप जो है अवॉइड हो सकती है और उसकी एजेस जो है जनरली शार्प हो सकती हैं। एज ऑफ सच अ प्लेग पे एक नैरो जोन मिलता है जहाँ पे रिसेंटली डीजेनरेटेड माइलिन मिलती है और ग्लायल सेल्स मिलती हैं इन अ स्टेट ऑफ एक्टिव मल्टीप्लिकेशन। मतलब कि जो भी स्कार को कॉज कर रहा है उसकी पेरीफेरी पे वो एक्टिव स्टेज में प्रेजेंट है, चाहे वो माइलिन हो चाहे ग्लायल सेल्स हो। तो प्लेग्स के एग्जामिनेशन में हमें उसके अर्ली स्टेजेस ऑफ एवोल्यूशन के बारे में पता चला था। सबसे पहले तो देखा गया प्लेग्स जो है स्मॉल वेन्यूल्स के अराउंड बनते हैं, यानी एक वेसल के अराउंड एक जोन होता है जिसमें माइलिन का डिपोजिशन होता है और माइलिन का फैटी डिग्रेडेशन होता है, जिसमें माइलिन एक स्मॉल ड्रॉपलेट्स में फॉर्म हो जाती है। साथ साथ वहाँ पे 2 टाइप्स के ग्लायल रिएक्शंस होते हैं। तो जो ग्लायल रिएक्शंस में सबसे कांस्टेंट है वो है फॉर्मेशन ऑफ फैगोसाइट्स फ्रॉम द ग्लायल सेल्स या फ्रॉम द माइक्रोग्लाया बेसिकली,
और ये माइक्रोग्लाया से जो फैगोसाइट्स बनते हैं, दे फर्दर टेक अप द फैटी ग्लोब्यूल्स। इसके साथ साथ एक और रिएक्शन जो होता है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ एस्ट्रोसाइट्स विद इंक्रीज्ड फॉर्मेशन ऑफ ग्लायल फाइब्रिल्स। अब ये एस्ट्रोसाइटिक रिएक्शन जो है ये बेसिकली वेरिएबल डिग्री का होता है, यानी कि ऊपर नीचे होता रहता है। जब डीमाइलिनेटिंग डिजीज़ का प्रोसेस अक्यूट होता है तो ये रिएक्शन, एस्ट्रोसाइट का रिएक्शन बहुत कम, स्लाइटली होता है, और इसकी वजह से सेंटर ऑफ द प्लेग इज सॉफ्ट और इवन डेलिक्वेसेंट। डेलिक्वेसेंट का मतलब है कि वो थोड़ा लिक्विड होता है सेंटर, या उसमें एक टेंडेंसी होती है लिक्विड बनने की, तो लिक्विड ही स्ट्रक्चर हो जाता है सेंटर में जब एस्ट्रोसाइट्स का मल्टीप्लिकेशन कम होता है, तब जब एक्यूट होती है डीमाइलिनेटिंग डिजीज़। उसके बाद ये माइक्रोग्लायल फैगोसाइट्स जो हैं वो वेन्यूल्स की तरफ माइग्रेट करते हैं और आउटलाइन कर लेते हैं उसको इन मार्चाई स्टेन्ड सेक्शंस with black globules. Wheels in sections stained with hematoxylin and eosin, the vessels are seen to be surrounded by rings of the cells. इस तरीके से उसको उन्होंने आउटलाइन किया कि जब उसको स्टेन करते हैं तो वेजल के अराउंड रिंग्स मिलती हैं उन सेल्स की। Running through the midst of all the fatty debris are axis cylinders, not all of them however intact. और बीच बीच में फैटी डेब्रिस होता है जिसमें एक्सिस सिलेंडर्स प्रेजेंट होते हैं, और ज़रूरी नहीं एक्सिस सिलेंडर्स पूरे इंटैक्ट हो, वो टूटे फूटे भी प्रेजेंट हो सकते हैं। यानी एक वेजल हुआ, उसके अराउंड सराउंडिंग जोन मिला जिसमें बेसिकली फैगोसाइट्स है माइक्रोग्लायल रिएक्शन के बाद जो बनी है, और उसके अंदर एक्सिस सेल्स भी हो सकती हैं जो डिग्रेडेड भी हो सकती हैं। ऐसा उस वक्त जानकारी थी डीमाइलिनेटिंग डिजीज़ के बारे में, और स्पेसिफिकली डिसएमिनेटेड स्क्लेरोसिस के बारे में। प्लेग्स के डेवलपमेंट को ऑब्जर्व करके ये पता चलता है कि माइलिन शीट का जो डिग्रेडेशन है वो अफेक्टेड एरिया में एक साथ शुरू हुआ था, या जनरली एक साथ शुरू होता है, लेकिन कुछ एरियाज़ में, कुछ अपीयरेंसेस में ये भी पता चला था कि सेंटर से शुरू होकर डिग्रेडेशन आसपास को फैली है, या सेंटर से शुरू होकर प्लेग आसपास को फैला है इन अ सेंट्रीफ्यूगल मैनर। तो इसका ये अनुमान लगाया गया कि वेजल से ज़रूर कोई ना कोई टॉक्सिन रिलीज हुआ है जिसकी वजह से सेंटर से डिपॉजिट होकर आसपास फैला है। पहले में क्या हो रहा था, डिग्रेडेशन होकर उसको वेन्यूल को सराउंड कर रहा था, लेकिन एक कुछ अपीयरेंसेस में ऐसा भी प्रतीत होता है कि टॉक्सिन रिलीज होने के बाद डिग्रेडेशन वहीं से शुरू होकर आसपास फैली। जो टॉक्सिन का वेजल से स्प्रेड होना, उसका कारण डिफ्यूजन माना जा सकता है, या उस वक्त माना जाता था। और एक और फीचर है जो अटेंशन अट्रैक्ट करता है, वो है बेसिकली फ्रीक्वेंट सिमेट्री ऑफ द प्लेग्स ऑन द टू साइड्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। जैसे स्पाइनल कॉर्ड के अगर अराउंड प्लेग बना हुआ है तो दोनों साइड्स पे बहुत सिमिलर प्लेग है, और ये अगेन फेवर करता है उस पॉइंट ऑफ व्यू को जो ये बता रहे हैं, दैट इज वास्कुलर डिस्ट्रीब्यूशन। डिसएमिनेटेड स्क्लेरोसिस में प्लेग्स को अर्ली स्टेज में, या लीजन्स को अर्ली स्टेज में स्टडी करने की अपॉर्चुनिटी बहुत रेयर रही। एक 38 ईयर्स ओल्ड वुमेन का केस डिस्क्राइब किया है जो कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के कारण ख़त्म हुई, और वो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन बेसिकली एक अक्यूट एग्जैजर्बेशन था डिसएमिनेटेड स्क्लेरोसिस का, और उनको इस डिसीज़ से सफ़र किए हुए 2 वर्ष हो गए थे, यानी 2 ईयर्स हो गए थे। उसमें उन्होंने देखा, उसमें ये पाया गया उसमें रिसर्च के में कि पेरीवास्कुलर डिस्ट्रीब्यूशन है लीजन्स का इन द ब्रेन एंड ब्रेन स्टेम, जो कि बहुत स्ट्राइकिंग फीचर लगा उस वक्त के अकॉर्डिंग। एंड अराउंड सम ऑफ द वेजल्स के अराउंड भी लीजन्स हैं, और वेजल्स कैसे थे, एंगोर्ज थे, स्कार्फ्स ऑफ लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट थे उसके अराउंड, एंड ओकेजनल प्लाज्मा सेल्स भी मिल रहे थे, और ये सारे फीचर्स जो प्रेजेंट थे वो बेसिकली एक ट्रू इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस को डिस्क्राइब कर रहे थे। तो तब के एक्सपेरिमेंट्स के या रिसर्च के बाद जो डिसएमिनेटेड स्क्लेरोसिस के बेसिक क्लिनिकल फीचर समझ में आए वो ये थे कि अक्यूट एपिसोड्स ऑब्जर्व होंगे इस डिज़ीज़ के केस में, और साथ साथ उसमें इम्प्रूवमेंट भी हो सकता है, डिज़ीज़ का रेमिशन भी हो सकता है, क्रॉनिक प्रोग्रेसिव फेजेस भी उस डिज़ीज़ में रह सकते हैं, और जैसे जैसे ये डिज़ीज़ प्रोग्रेस करेगी उसके साथ साथ मॉर्बिड हिस्टोलॉजी भी प्रोग्रेस करेगी।
कुछ अक्यूट एपिसोड्स बहुत ट्रांजिएंट हो सकते हैं, यानी बहुत कम समय के लिए रहकर रिकवर कर सकते हैं, जैसे कि टोटल लॉस ऑफ विजन वन आई लास्टिंग ओनली 2 आवर्स और उसके बाद अपने आप ठीक हो गया। उसके बाद अ क्वाड्रिपेरासिस विथ कंप्लीट रिकवरी ऑफ फंक्शन इन 3 days, यानी चारों लेंस का पैरालिसिस हो जाना और अपने आप 3 दिन बाद फंक्शन वापस आ जाना। इसके साथ साथ इस विजन को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि हिस्टोलॉजिकल लीजन्स में कोई ना कोई बायोकेमिकल ब्लॉक ऑफ फंक्शन रहा ही होगा, यानी कोई ना कोई एंजाइम का कहीं ना कहीं रोल रहा ही होगा। इस विजन को इग्नोर तब नहीं किया जा रहा था। सिमिलरली एग्जाम्पल दिया गया था कि सर रुडोल्फ पीटर्स ने पिजन में एक्सपेरिमेंट जो किए थे उसमें भी काफ़ी बायोकेमिकल एस्पेक्ट्स नज़र आए थे डिजीज़ के, और ट्रांजिएंट एपिसोड्स देखे गए कि बहुत अनकॉमन थे, लेकिन जब उसको डिजीज़ को उसकी पैथोजेनेसिस को कंसिडर किया जाए तो जानकारी पाने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट थे, उनको कंसिडर करना ज़रूरी था। सो हियर वी फिनिश विद सम पार्ट ऑफ डिसएमिनेटेड स्क्लेरोसिस एज डिस्क्राइब्ड इन अराउंड 1940s। अभी a certain part is left which we'll continue in the next video, वरना ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। So please like this video, please leave your suggestions in the comment section, and also please share this video and please subscribe to the channel. Thank you so much for watching this video. Enjoy, bye bye.